हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्रकाश। और इस भाग में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। मानव नेत्र किस प्रकार का बना हुआ होता है और किस तरह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को अपनी आंखों की सहायता से देख पाते हैं। यदि हमारे पास नेत्र नहीं होते तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेत्र हमारे एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। और बच्चों, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब वस्तु से परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यह जो परावर्तित प्रकाश है, जब हमारे नेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। और बच्चों, ये जो प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश कर रहा है, यह वस्तु के द्वारा उत्सर्जित भी हो सकता है या फिर परावर्तित हुआ हो सकता है। यानी कि वस्तु के द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करेगा तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। अब हम इन वस्तुओं को कैसे देख रहे हैं? अपने नेत्रों की सहायता से। तो हमारे नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, इसे हम समझते हैं। तो बच्चों, हमारा जो नेत्र है वो लगभग इस तरह का गोलाकार आकृति का होता है और इसका जो बाहरी आवरण है वो सफ़ेद रंग का होता है और कठोर होता है, जो क्या करता है, नेत्र के जो आंतरिक भाग हैं उनकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। यहाँ पर जो सफ़ेद रंग का भाग होता है वो थोड़ा कठोर होता है। इसके आगे की तरफ यहाँ पर जो है एक पारदर्शी अग्रभाग होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है कॉर्निया स्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के ऊपर की तरफ पीछे जो है दोनों तरफ पेशीय संरचना होती है, जो आपको दिखाई दे रही है पेशीय संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? आइरिस या परितारिका इसे कहते हैं। और ये जो आइरिस या परितारिका है ये दोनों तरफ होगी और ये क्या करती है, इनके बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों पुतली कहते हैं। छोटा द्वार होगा दोनों परितारिका के मध्य में और परितारिका जो है इस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होती है तो परितारिका के द्वारा इस पुतली के साइज को नियंत्रित किया जाता है। और बच्चों, ये जो परितारिका है ये नेत्र को विशिष्ट रंग भी प्रदान करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें नीली होती है, कुछ की भूरी होती है या काली होती है, तो वो किसके कारण होती है? इस परितारिका के रंग के कारण। ये परितारिका जो है वो ही नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों कि परितारिका जो है वो किस तरह से नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें अपने दोस्त की आंख में थोड़ा सा झांक कर अच्छे से देख लेना है, उसकी पुतली के साइज को हमें नोट करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च से उसकी आंख में हम प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें सावधानी रखनी है कि जो हम टॉर्च ले रहे हैं वो लेजर टॉर्च नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा मित्र है उसकी आंखों के रेटिना को क्षति पहुंच सकती है। तो हमें यहाँ पर जो है साधारण टॉर्च ही लेना है और प्रकाश जैसे हम डालेंगे तो फिर से हमें क्या करना है, उसकी आंखों की पुतली के साइज का अवलोकन हमें करना है। अब क्या करेंगे, हम टॉर्च को बंद कर देंगे और वापस से पुतली के साइज को हम अवलोकन करेंगे। और बच्चों, हम क्या पाएंगे कि हर स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पर पुतली के साइज में परिवर्तन हो रहा है। अब इस आकार को कौन नियंत्रित करता है? इसे नियंत्रित करती है आइरिस यानी कि परितारिका। हमने पहले भी बात की कि जो परितारिका होगी ये इस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जब क्या होगा बच्चों, प्रकाश हमारी आंखों में अधिक जाएगा तो क्या होगा, हमारी आंखें जो है थोड़ी बंद होने लगती है। यानी कि क्या होता है, उस समय प्रकाश यदि अधिक मात्रा में है तो पुतली का साइज जो है वो कम हो जाएगा और यदि प्रकाश मंद है या धीमा है तो क्या होगा, पुतली का साइज बढ़ जाता है। तो क्या कहेंगे बच्चों हम कि यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कैसा है बच्चों, कम है, तो क्या होगा, पुतली अधिक फैलती है। क्यों फैल रही है? क्योंकि हमें अंधेरे में या कम प्रकाश में थोड़ा कम दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा अपनी आंखों को फैलाकर देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, जिससे कि अधिक प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर सके और हमें जो है वस्तु दिखाई दे सके। लेकिन बच्चों, यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज होता है तो क्या हो जाता है, पुतली सिकुड़ जाती है। यानी कि प्रकाश अधिक है तो पुतली सिकुड़ जाएगी और प्रकाश कम है तो पुतली फैल जाती है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नेत्र के अंदर एक उत्तल लेंस होता है। कहाँ होगा बच्चों? ये पुतली के पीछे की तरफ स्थित होता है। और ये लेंस क्या करेगा? हमारी आंख में जो प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही है उन्हें एक परत पर फोकसित कर देगा। यह पटल क्या कहलाता है बच्चों? रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है। ये नेत्र के पीछे की तरफ होता है, जहां पर क्या होगा? जो प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश कर रही है उनका प्रतिबिंब इस दृष्टि पटल पर बनेगा। और ये रेटिना क्या करता है बच्चों? अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और जो भी संवेदनाएं इसके द्वारा ग्रहण की गई हैं उन्हें कहाँ भेज दिया जाएगा? द्रव तंत्रिकाओं की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। और इस प्रकार से मस्तिष्क वापस क्या करता है? उन संकेतों को बदल देता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब बच्चों ये जो तंत्रिकाएं रेटिना पर है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है शंकु और दूसरी होती है शलाकाएं। बच्चों जो शंकु होते हैं ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, यानी कि तेज प्रकाश के लिए सुग्राही होंगे। और जो शलाकाएं होती है ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। और इसके अलावा शंकु जो होते हैं वो वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं, यानी कि रंगों से संबंधित भी होते हैं। अलग अलग रंग जो हैं वो हमें इस शंकु की सहायता से दिखाई देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो शंकु है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही हैं, जबकि शलाकाएं जो है वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो बच्चों जो पक्षी रात्रि में विचरण करते हैं तो उनके नेत्र में क्या होता है? शलाकाएं जो है वो अधिक संख्या में होती है और जो शंकु होंगे वो कम संख्या में होंगे, क्योंकि शंकु तो क्या है? अधिक प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो रात्रि में तो प्रकाश की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। तो उन पक्षियों के नेत्र में शलाकाएं अधिक संख्या में होती है, जबकि जो दिन वाले पक्षी होते हैं जो दिन में विचरण करते हैं उनके नेत्रों में क्या होगा? शंकु जो होंगे वो अधिक संख्या में होंगे और शलाकाएं कम संख्या में होती है। तो ये बात क्या हो गई बच्चों? शंकु और शलाकाओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो द्रव तंत्रिकाएं होती है हमने यहाँ पर बात की थी कि ये क्या है बच्चों? ये दृष्टि पटल या रेटिना है। और क्या हो रही है? ये जो द्रव तंत्रिकाएं यहाँ से निकलती है रेटिना की संधि पर, जो दोनों यहाँ पर तंत्रिकाएं हैं और यहाँ पर रेटिना की संधि है। तो यहाँ पर एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर कोई भी तंत्रिका नहीं होती है। ये वाला जो स्थान है ये क्या कहलाता है बच्चों? अंध बिंदु कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, इसलिए इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। तो बच्चों ये हो गई मानव नेत्र की संरचना। अब आगे हम समझते हैं कि हमें जो है चलचित्र किस तरह से दिखाई देते हैं। जब हम फिल्म देखते हैं तो उसमें हमें एक के बाद एक जो है अनेक चित्र चलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो किस प्रकार से हम उन्हें देख पाते हैं इसे समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये है चलचित्र में हमें चित्र किस प्रकार दिखाई देते हैं, और इसको समझने के लिए बच्चों हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है बच्चों इसमें हमें कि हमें 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लेना है। हमने एक वर्गाकार गत्ता काट लिया है और इसमें हमें दोनों तरफ क्या करना है? छेद बांध देना है और उस छेद में हमें लगा देनी है एक डोरी। इस तरह से दोनों छेद में से होते हुए हमें एक डोरी इसमें लगा देनी है। अब गत्ते के एक तरफ बच्चों हम लगाएंगे पक्षी का चित्र और दूसरी तरफ हमें बना देना है एक पिंजरा। या तो हम इसे अपने हाथों से बना सकते हैं या फिर हम इनके चित्र भी चिपका सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों हम कि हमने क्या किया है, वो जो हमारा धागा है उसको मरोड़ दिया है और उसमें ऐंठन हमने डाल दी, यानी कि हमने उसे जल्दी जल्दी घुमाया है। और जब हम उस धागे को दोनों सिरों से पकड़कर थोड़ा सा खींचेंगे तो क्या होगा? जो हमने उसमें ऐंठन डाली है वो वापस से खुलेगी और वो गत्ता जो है हमारा वो जल्दी जल्दी घूमेगा। तो इस तरह से जब हम उसे पकड़ेंगे तो क्या होगा? गत्ता हमारा तेजी से घूमने लगेगा। तो हमें क्या दिखाई देगा बच्चों? ऐसा लगेगा कि पक्षी जो है वो पिंजरे के अंदर है। जब जैसे ही वो गत्ता खुलेगा जल्दी जल्दी तो ऐसा लगेगा कि पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव वस्तु को हटा लेने के बाद भी 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यानी कि जब वस्तु हमारे नेत्र के सामने से हट गई है फिर भी 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बना हुआ है। और बच्चों यदि हम प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब को नेत्रों के सामने लाएंगे तो क्या होगा?
हमें वो जो चित्र हैं वो चलते हुए प्रतीत होंगे, गतिशील हमें प्रतीत होंगे। और इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है चलचित्र में, यानी कि फिल्म के अंदर जो है हमें चित्र इसी पर आधारित जो है वो एक से एक के बाद में एक चित्र दिखाई देते हैं। क्या होता है बच्चों चलचित्र में कि अनेक चित्रों को नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, और हमें क्या लगता है कि चित्र जो हैं वो चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। क्या किया जा रहा है, स्थिर चित्रों को एक के बाद एक जल्दी जल्दी प्रदर्शित किया जाता है, और इस तरह से जो है हमें वो चलचित्र दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास में दृष्टि दोष। हमें पता है बच्चों कि हमारे जो नेत्र हैं उनकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं को भी देख पाते हैं और पास स्थित वस्तुएं भी हमें दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारी दृष्टि में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि क्या किया, हमने अपनी नेत्रों की देखभाल नहीं की, नेत्रों की सुरक्षा नहीं की। बच्चों प्राकृतिक रूप से तो जो पलकें हैं, हमारी पलकें हमारे नेत्रों की सुरक्षा का कार्य करती है, तो लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो जाता है, कभी कभी हमारी दृष्टि में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो दोष होते हैं ये जन्मजात भी हो सकते हैं या फिर किसी बीमारी, चोट या फिर उम्र के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं बच्चों नेत्र के? तो पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। ये जो दोष है इसमें क्या होगा बच्चों, दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। बच्चों इसके नाम से क्या लग रहा है, नाम तो है इसका निकट दृष्टि दोष, नाम से ऐसा लग रहा है कि पास की वस्तु नहीं दिख रही है, लेकिन होता क्या है इसमें कि हमें दूर की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके नाम में जो है वो उल्टा संबंध है, और क्या होगा, हमें पास की वस्तुएं साफ दिखेगी लेकिन दूर की वस्तुओं को हम बिना चश्मे की सहायता से नहीं देख पाएंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए जो है बच्चों अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। नाम क्या है बच्चों? दूरदृष्टि दोष। लग तो क्या रहा है कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है इसमें, पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तुओं को देखने के लिए हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके अंदर उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और दृष्टि दोष है बच्चों, कौन सा है? मोतियाबिंद। ये रोग जो है अधिकतर वृद्धावस्था में होता है। नेत्र की जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो लेंस है वो कैसा हो गया है? धुंधला हो गया है, और इसे दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन की सहायता ली जाती है। ऑपरेशन के द्वारा इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो बच्चों ये हो गए नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष। अब बात आती है बच्चों कि हम अपने नेत्र की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें पता है कि नेत्र जो हैं वो हमें प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत तोहफा है, और इसी के कारण हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हमें जो है इनका ध्यान भी अच्छे से रखना है, वरना हमारी दृष्टि में भी क्या हो जाएंगे, दोष उत्पन्न हो जाएंगे और हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो बच्चों क्या करना है हमें कि यदि नेत्र संबंधी हमें कोई भी समस्या होती है तो क्या करेंगे, हम नेत्र विशेषज्ञ के पास में जाएंगे, उससे परामर्श करेंगे, और यदि उसने हमें परामर्श दिया है कि हमें क्या करना है, चश्मे का प्रयोग करना है, तो हमें जो है उचित चश्मे का उपयोग भी करना पड़ेगा। दूसरी बात है बच्चों कि हमें कभी भी जो है बहुत तेज प्रकाश की ओर या फिर बहुत धीमे प्रकाश में नहीं देखना चाहिए। बच्चों हमें पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है या फिर लैंप का बहुत तेज प्रकाश है या फिर हम कहें जो लेजर टॉर्च हैं, उनमें क्या हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश होता है, और यदि हम लगातार थोड़े समय के लिए इनकी तरफ देखेंगे तो क्या हो सकता है बच्चों, हमारा जो नेत्र का रेटिना है उसको क्षति पहुंच सकती है। यानी कि जो तेज प्रकाश है ये हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हमारे रेटिना को खराब कर सकता है। इसलिए हमें जो है इन प्रकाश स्रोतों को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट जो है हमें इन्हें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बच्चों सूर्य की तरफ भी हमें बहुत अधिक देर तक लगातार नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है कि हमारे नेत्रों को हमें कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, हमें लग रहा है कि हमारी आंख में कुछ चला गया है और हम उसे हाथ से बहुत देर तक रगड़कर साफ करने का प्रयास करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, नेत्र को जो है नुकसान
पहुंचता है। क्या करना है बच्चों हमें, यदि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई धूल का कण हमारी आंख में गिर गया है तो हमें अपने नेत्र को स्वच्छ जल से धोना है, लेकिन उसे रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और क्या करेंगे, जब भी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी पठन सामग्री किताब पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो क्या करना है बच्चों, हमें सदैव जो है दृष्टि की सामान्य दूरी पर उसे रखना है। अपनी किताब कॉपी जो है उसे हमें सामान्य दूरी यानी कि कौन सी उपयुक्त दूरी है, 25 सेंटीमीटर पर हमें उसे रखकर पढ़ना है। चाहे हम अखबार पढ़ रहे हो या कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हो या अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो, हमें उसे 25 सेंटीमीटर दूरी से अधिक भी नहीं रखना है और उससे बिल्कुल कम भी नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भोजन में जो है हमें क्या क्या खाना है, विटामिन ए युक्त पदार्थ खाने हैं, वरना क्या हो सकता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हमें हो सकता है। और रतौंधी क्या होता है, नेत्र का रोग है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने आहार में विटामिन ए युक्त पदार्थों को शामिल करना है। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि हमें खानी है कच्ची गाजर खानी है, फूल गोभी खानी है, हरी सब्जियां जो आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, छाछ या फिर फलों की अगर हम बात करें तो आम, पपीता, ये सब जो है हमें अपने भोजन में शामिल करने चाहिए। तो बच्चों इन बातों का ध्यान में रखकर हम अपने आँखों को जो है एकदम सही रख सकते हैं, अपनी दृष्टि को बिल्कुल सही रख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में, क्या आप जानते हैं बच्चों, जो मानव नेत्र हैं वो एक निश्चित परास तक ही देख सकते हैं, यानी कि मुझे केवल अपने सामने स्थित वस्तुएं दिखाई देती है, मेरे पीछे स्थित वस्तुओं को मैं नहीं देख पाती हूँ। जबकि बच्चों जो कुछ जंतु हैं उनके नेत्र कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें चारों तरफ दिखाई देता है। हम बात करें अगर केकड़े की, तो केकड़े के नेत्र जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा जो है चारों ओर देख सकता है, यानी कि यदि कोई शत्रु पीछे से भी उस पर आक्रमण कर रहा है तो भी उसे पता चल जाता है और वो सावधान हो जाता है। इसी तरह बच्चों हम देखें, तितली जो होती है उसके नेत्र भी बड़े होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है दोनों तरफ इसके नेत्र होते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये बहुत सारे जो छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने हैं। और बच्चों इन नेत्रों की सहायता से तितली न केवल सामने का देख सकती है, पार्श्व का देख सकती है, बल्कि चारों तरफ भी देख सकती है। लेकिन बच्चों क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम केवल अपने सामने स्थित, आगे स्थित वस्तुओं को ही देख पाते हैं। हमारे नेत्रों की सहायता से हम चारों तरफ की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों चाक्षुष विकृति, यानी कि क्या हो गया, जो कोई नेत्र दृष्टि है उसके अंदर कुछ विकार उत्पन्न हो गए हैं, कुछ विकृति इसमें आ गई है। बच्चों क्या होता है कि कुछ बच्चों को जन्म से ही जो है दिखाई नहीं देता है, यानी कि उनके नेत्रों में जन्म से ही विकृति होती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, किसी बीमारी या चोट के कारण जो है कुछ व्यक्ति अपनी दृष्टि खो देते हैं, यानी कि उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है। तो बच्चों ऐसे जो लोग हैं वो चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति कहलाते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो व्यक्ति हैं ये स्पर्श के द्वारा अथवा ध्वनियों को सुनकर जो है वो वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्पर्श के द्वारा ये अलग अलग आवाज़ों को सुनकर वो इनको पहचानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब बच्चों बात आती है कि जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं इनके लिए कुछ अप्रकाशित साधन और प्रकाशित साधन तैयार किए गए हैं जिनकी सहायता से ये पढ़ सकते हैं। तो बच्चों कौन कौन से साधन है ऐसे, इसमें आते हैं चाक्षुष साधन, यानी कि जिनसे दिखाई देना थोड़ा आवर्धित हो जाता है, या फिर हम बात करें स्पर्श साधन की, जिनको छू कर वो पता लगा सकते हैं। इसके अलावा है बच्चों श्रवण साधन, जिनको सुन करके वो पहचान सकते हैं। कौन कौन से साधन है, जैसे बच्चों चाक्षुष साधन जो हैं वो क्या करेंगे, चित्रों को आवर्धित कर देंगे, उन्हें बड़ा कर देंगे और उचित तीव्रता का प्रकाश उन्हें प्रदान कर देते हैं, जिससे वो कुछ हद तक उनको देख पाते हैं। इसके अलावा हम बात करें स्पर्श साधनों की, तो उसमें बच्चों क्या है, ब्रेल लेखन पाटी या शलाका सम्मिलित है, जिससे क्या होगा, स्पर्श करके वो इन वस्तुओं को अनुभव कर सकते हैं। तो बच्चों इन चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इनकी सहायता से जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं वो आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। आगे हैं बच्चों हमारे पास में श्रवण साधन, जैसे कि कैसेट, टेप रिकॉर्डर या फिर बोलने वाली पुस्तकें। ये ऐसे साधन हैं जिनकी सहायता से जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं वो पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, सुनकर जो है वो इन्हें समझ
सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बोलने वाले कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से ये संगणना जैसे यानी कि कैलकुलेशन जैसे कार्य कर सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों प्रकाशिक साधनों की, तो जो द्विफोकसी लेंस है, संस्पर्श लेंस है या फिर आवर्धक लेंस या फिर जो दूरबीन है, इनकी सहायता से भी इन चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों को बहुत ही मदद मिलती है। बच्चों ये है लुई ब्रेल, इन्होंने ब्रेल पद्धति का विकास किया। और बच्चों जो ब्रेल पद्धति है वो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित हुई। उनके बीच में ये पद्धति बहुत ही लोकप्रिय पद्धति मानी जाती है। विकास किसने किया? इसका विकास किया लुई ब्रेल ने। और बच्चों इस पद्धति के द्वारा कई भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा गणित वैज्ञानिक विचारों को भी क्या किया जा सकता है? ब्रेल कोड की सहायता से समझा जा सकता है। बच्चों क्या होती है ये ब्रेल लिपि, क्या होते हैं ब्रेल कोड? कुछ इस तरह से जो है कोड बनाए जाते हैं। इसमें जो है 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होती है और प्रत्येक छाप जो है किसी अक्षर को, अक्षरों के समुच्चय को, किसी चिन्ह को या फिर व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित करती है। और इस तरह से बिंदुओं को जो है पंक्तियों के अंदर 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। और प्रत्येक पंक्ति के अंदर बच्चों कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। इस तरह से जैसे सी को व्यक्त करने के लिए इस तरह से चिन्ह बनाए जाते हैं, ए को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब ये जो ब्रेल कोड है इनको छाप की सहायता से थोड़ा उभारा जाता है। क्या होगा? इन पर ब्रेल शीट पर इनको उभारते हैं, छापते हैं, जिससे क्या होगा कि इनको जो है उभारने से जो स्पर्श करने वाला व्यक्ति है वो इन्हें आसानी से पहचान सकता है। चाक्षुष विकृति वाला जो व्यक्ति होगा वो अक्षरों को क्या करेगा? सबसे पहले अक्षरों को सीखना प्रारंभ करेगा, उसके बाद में छाप और अक्षरों के संयोजन को वो पहचानेगा, यानी कि कौन सी छाप से कौन सा अक्षर बन रहा है। पहले वो धीरे धीरे इन अक्षरों को समझने का प्रयास करेगा और फिर इनके संयोजन को समझेगा और इस तरह से जो है वो इसको पढ़ सकता है। और बच्चों ये जो स्पर्श है इसके द्वारा वो शब्दों को पहचान पाएगा। और ब्रेल पाठ जो है बच्चों हाथ, मशीन या टाइपराइटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों ये हो गई हमारी ब्रेल पद्धति। से क्या हो रहा है? चाक्षुष विकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनको पढ़ने लिखने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की उपलब्धियां। ऐसा नहीं है बच्चों कि यदि कोई बच्चा जन्म से देख नहीं सकता है या उसमें कुछ और विकृति है तो वो बच्चा किसी लायक नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद इतनी उपलब्धि हासिल की है, जिनको क्या थी? जन्म से ही चाक्षुष विकृति थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके हौसले बहुत ही बुलंद थे और उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। जैसे कि हम बात करें भारत में जो दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक हुए, उन्होंने क्या किया? गायक के रूप में जो है उपलब्धि हासिल की, एक बहुत बड़े गायक के रूप में जो है वो प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा हम बात करें बच्चों श्री रविंद्र जैन की, ये भी क्या थे? जन्म से ही जो है पूर्णतया चाक्षुष विकृति इनमें थी और ये भी क्या किया? इन्होंने इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की और गायक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा हम देखें बच्चों श्रीलाल आडवाणी जो स्वयं भी क्या है? चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति हैं। अब हम तो ये सोचते हैं कि बेचारे ये खुद ही नहीं देख पाएंगे तो ये किसी की क्या मदद करेंगे, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने क्या किया है? विकलांगों की पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की है। स्वयं इन्होंने चाक्षुष विकृति होने के बावजूद जो है ये लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों हम बात करें अमेरिका की, हेलन ए केलर महिला हैं जो क्या है? चाक्षुष विकृति युक्त महिला हैं, लेकिन बच्चों ये एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और एक प्राध्यापिका हैं और इन्होंने स्टोरी ऑफ माय लाइफ पुस्तक लिखी है। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकों का लेखन कार्य भी इन्होंने किया है। ये भी अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका हैं। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि भले ही इन व्यक्तियों में क्या है? चाक्षुष विकृति है, लेकिन इनके हौसले बहुत मजबूत हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि हमने इस वीडियो में जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।